मेरे ख्याल से मिला-जुला रहा, अच्छा मतलब कि अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा एक अनुभव था टीमों स्पेशली लड़कों के साथ। फिर उसके बाद थोड़ा-सा डिसहार्टेंड हुए जब कॉमनवेल्थ का फाइनल एक बड़े मार्जिन से हारे और एशियन गेम में फाइनल नहीं खेलना। ये 2 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पीछे 26 महीने का अंतराल था टीम के साथ, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत कुछ सीखने को मिला लड़कों से भी और एक अच्छा मिला-जुला रिजल्ट रहा। तो मैं मान सकता हूँ कि टीम की इम्प्रूवमेंट से थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से जो वीकनेस अभी भी है, जो स्मॉल स्मॉल सिली मिस्टेक्स जो अपने डी के अंदर करते हैं, जिसके वजह से प्लेंटी कॉर्नर कंसीड करना, गोल जल्दी कंसीड कर लेना, वो एक वीकनेस थी टीम का। लेकिन स्ट्रेंथ मैं मान सकता हूँ कि टीम का जो रोटेशन ऑफ द बॉल था, एक फास्ट अटैक था जो टीम का अपोनेंट्स के ऊपर, ये बहुत एक अच्छा और सेम मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ एक संदीप के प्लेंटी कॉर्नर कन्वर्जन बारिंग वर्ल्ड कप को देख के, तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। मेरा जो मानना है कि हिंदुस्तान की हॉकी के लिए हिंदुस्तान का कोच एक चाहिए और एक छोटे मोटे मतलब 1 या 2 महीने के लिए एक लंबा पीरियड के लिए उसको देना चाहिए। और लेकिन अगर फॉरेन कोच चाहिए तो किसी एक्सपर्टाइज की हैसियत से लेके आया जाए तो टीम को उससे बहुत सारे फायदे होंगे। या तो फिर पूरा फॉरेन का एक सेटअप ही लेके आया जाए तो फिर तो समझ में आता है, उसको आप इंडियन कोचेज चूज करने का फ्रीडम दीजिए, फिर उसके स्टाफ को चूज करने का दीजिए। अगर वो फ्रीडम आप नहीं देते तो फिर इंडियन कोच पे स्टिक होना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मैंने एक फेस किया वो एक कम्युनिकेशन भी, हमारे काफ़ी लड़कों को इंग्लिश समझने में और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और वो एक थ्रू इंडियन कोचेस के साथ कन्वर्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक जो लिंक है कम्युनिकेशन टूटता है, अंडरस्टैंडिंग टूटती है और जिसका प्रॉब्लम आता है। तो मेरे अब ये मानना है कि हिंदुस्तान का कोच, हिंदुस्तान की टीम के लिए हिंदुस्तान का कोच एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी फेडरेशन है अगर वो चाहती है, चाहे हॉकी इंडिया चाहे साई, तो मेरे ख्याल से एक्सपर्टीज़ के हैसियत से हम ला सकते हैं और उसी में टीम का भलाई है और टीम एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मेरे को कल एक हॉकी इंडिया का एजीएम का मेरे को वो मिला है, एक एजीएम की जो नोटिफिकेशन है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉरेन कोच चीफ कोच होगा और मैं ऑलरेडी पहले भी अपना एक वक्तव्य रख चुका हूँ हॉकी इंडिया के और पूरे देशवासियों के सामने कि हरिंदर सिंह अब किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। अगर मेरे पे भरोसा है तो मेरे को टीम दी जाए, मैं टीम को जो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट है उससे ज़्यादा करके देने को मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं अब किसी को फॉरेन कोच का, या फिर अगर ऑलरेडी एजीएम में ये पास हो चुका है कि फॉरेन कोच की भी साथ में हिमायती चल रही है, तो फिर मैं उस डार्क में काम नहीं करना चाहता कि 6 महीने के बाद फिर मेरे को बुला लिया जाए और ये कह दिया जाए कि अब तो फॉरेन कोच आ गया, आप उसके अंदर काम कीजिए। हरिंदर सिंह अब किसी के अंदर काम करने के लिए न तैयार हैं और न काम करेंगे। नहीं, ये तो अब जो कमेटी बैठी है वो डिसाइड करे कि किस एंगल से वो कोच ढूंढना चाहते हैं। वो कोच ढूंढना चाहते हैं कि एक विसल और एक स्टॉप वॉच ग्राउंड में आए, जेब में हाथ रख के आके कोचिंग करना चाहते हैं, या इस टीम को साइंटिफिक वे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं। उनके बॉल में कोट है, वो मेरे ख्याल से इस पे ज़्यादा वो बोलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये डिफेंडर वगैरह नहीं, अगर डिफेंडर चाहिए फिर एक गोलकीपर कोच चाहिए, एक मिडफील्ड कोच चाहिए, एक फॉरवर्ड कोच चाहिए, तो कोचों की भरमार हो जाएगी। एक कोच वो होना चाहिए जो मॉडर्न हॉकी को समझे, मॉडर्न टेक्निक को समझे, मॉडर्न गैजेट्स को यूज करके टीम की जो फिटनेस है, टीम की जो टैक्टिकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, उसमें इंप्रूव कराए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि एक डिफेंडर टीम का कोच होना चाहिए। अगर ये सोच है किसी की तो मेरे ख्याल से बहुत गलत है और वो टीम को कोच चूज करने में कहीं ना कहीं फिर इस बार वो धोखा खाएंगे और उसमें फिर टीम का ही नुकसान होगा। मेरे को तो ये नहीं पता कि इंडियन हॉकी को कितना फायदा है और उससे रिकॉग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इस बात से जरूर खुश हूँ जो एक आप ही लोगों के मीडिया के थ्रू मेरे को पता चल रहा है कि प्लेयरों को पैसा मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अब पैसा आएगा तो शोहरत आएगी और ये उस स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मेरे ख्याल से प्रमोशन होता है। और क्रिकेट एक बहुत बड़ा मिसाल है, अपना बास्केटबॉल टीम बहुत बड़ी जो एनबीए होती है उस टीम। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इससे प्लेयरों को जो पैसा मिलेगा उससे हॉकी को फायदा होगा। और मेरे को खुशी इस बात की सबसे ज़्यादा है कि आज की डेट में प्लेयरों को पैसा मिल रहा है।
नहीं, मैं हॉकी को सेवा करूंगा। हॉकी की कोई भी मेरे से कोचिंग कराएगा, अगर आज की डेट में कोई मेरे से अगर कोई क्लब जो कि अनरिकॉग्नाइज है वो भी लेके आके कहते हैं कि मेरे को हॉकी से कुछ सीखना है, क्योंकि हॉकी को मैं वापस देना चाहता हूं। जो मेरी कोचिंग का 12-13 साल का एक्सपीरियंस है वो अनयूटिलाइज हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तो मैं हर जगह जाना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि इस वर्ल्ड हॉकी का जो सीरीज है उसको मैं देखूंगा कि कौन लोग चला रहे हैं, उनका नियत क्या है, हॉकी को कितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं। मैं 1-to-1 बात करूंगा अगर ऐसा कुछ है तो। फिलहाल ऐसा मेरे को नहीं लगता कि किसी की उसमें मैं नज़र में आया हूं। अगर मैं आया हूं तो नेचुरल है, उसको मैं बैठ के 1-to-1 बात करूंगा कि किस मुद्दे से वो काम करना चाहते हैं, कितना लड़कों को इससे फ़ायदा कराना चाहते हैं, क्योंकि लड़कों का पैसा मिलना बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मेरे को तो ये पता है कि ये लड़के सभी ए ग्रेड में आते हैं, लेकिन अगर किसी कोई पूछेगा तो आज सरदार सिंह वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, वो मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट रेटिंग में होना चाहिए। अगर वर्ल्ड में जिमी डेयर को अगर 45 लाख मिलता है तो मैं मानूंगा अगर फिर सरदार सिंह को 47 लाख रुपए मिलना चाहिए, कि वो आज की डेट में मेरे ख्याल से वर्ल्ड हॉकी में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है, जो अनडिस्प्यूटेड किसी भी उसमें। और मेरे को बहुत दुख है कि एशियन हॉकी स्टार में उसका नाम नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो लोग सिलेक्शन कमेटी में थे, और उन पर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो किस नज़रिए से हॉकी को देखते हैं जो जिसमें सरदार सिंह का नाम नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 2006 में हम लोग 2008 बीजिंग के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे, और उसकी प्रिपरेशन मैं उस समय भी बोला था, वो नवंबर का महीना था, उसी के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो हमने बर्बाद किया और अप्रैल में स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। वो मेरे ख्याल से सेम स्टाइल में हम लोग चले गए हैं। ये लास्ट 3-4 मंथ्स हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाइंग एंड फिर ओलंपिक, लंदन ओलंपिक में जाना हमारा मेन ध्येय है। और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ओलंपिक हम लोग मिस कर चुके हैं, दूसरे ओलंपिक को मिस करने का मेरे ख्याल से हमारे पास ना इतनी शक्ति है और ना फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जितनी जल्दी इस टीम पे प्रिपरेशन पे काम किया जाए उतना जरूरी है, और इस टीम को साइंटिफिक वे से ट्रेन करके तैयार करना लंदन ओलंपिक के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस टीम को अब हमें ये बी ग्रेड की टीमों से खेलना बंद कर देना चाहिए। हमें मैक्सिमम अपने कंट्री में टूर्नामेंट्स एवरी 3 मंथ्स में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जहाँ पे टॉप 6 टीम्स आके खेलें, जिससे कि हमारे पब्लिक के सामने पता चले कि कौन कौन सा प्लेयर मेंटली फिजिकली तैयार हैं बिग चैलेंज लेने के लिए। और अपने कंट्री में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन और इंग्लैंड को बुला के खिलाना चाहिए। और हमें अगर ट्रेनिंग करने जाना है तो हमें सिर्फ एक बेस बनाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मैक्सिमम मैचेस खेलें। बेशक हम 15-15 दिन जाए, वहाँ के डेवलपमेंट टीम से, वहाँ के क्लब के स्ट्रक्चर से खेलें, लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया से मैक्सिमम मैच खेलना चाहिए। और एक कैलेंडर में कम से कम 45-48 मैच या 40-48 मैच हमें खेलना की बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम एक टीम को ट्यूनिंग कर लें। हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स हो जाएंगे 24 का, कि लास्ट मोमेंट में कोई इंजरी होती है, कुछ भी होती है, तो वो जो एक बिग इवेंट्स है क्वालिफाइंग का वो ले लें, क्योंकि एक अच्छी चीज़ ये है कि वो क्वालिफाइंग हमारे कंट्री में है।